हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उन क्वेश्चन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेरी वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी उर्दू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। लेकिन इसके साथ में अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनना। पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। यहां परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है ढका हुआ। तो इसकी पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी? वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। दोबारा आपको एक बार बताता हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया? पर्यावरण की परिभाषा हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंच। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूंगा जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर एक जैविक घटक, नंबर दो अजैविक घटक। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। तो जैविक, जैविक अर्थात जीवित, जैविक अर्थात जीवित, जीवित अर्थात जो सांस लेता है, सजीव। जीवित अर्थात जो सांस लेता है, सजीव। जैसे पेड़ पौधे और सारे जीव जंतु। अब उस जीव जंतु में सारे जीव जंतु मतलब कि चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो सांस लेता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? जैविक पर्यावरण में आ जाएगा। जीवाणु, ठीक, जीवाणु भी हमारा किस में आ जाएगा? जैविक पर्यावरण में आ जाएगा। ठीक है, तो जैविक पर्यावरण आपको हो गया जीवित जो सांस लेता है। अब दूसरा बताया था मैंने आपको अजैविक घटक। अजैविक अर्थात निर्जीव, अर्थात जो सांस नहीं लेता। सांस कौन नहीं लेता? जैसे मृदा, जल, वायु आदि, ये हमारे किस में आ जाएंगे? अजैविक घटक में। तो फ्रेंड्स क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देश के संविधान में से कौन सा विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें पर्यावरण के लिए विशिष्ट प्रावधान है? निम्नलिखित देश के संविधान में से कौन सा विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें पर्यावरण के लिए विशिष्ट प्रावधान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इस फ्रेंड्स का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। ऑप्शन ए, अपना देश भारत, ए फॉर एप्पल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स गलत आंसर टिक कर देते हैं, उनका 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। नंबर एक, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो कि जो पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन से होते हैं, पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो दो अनुच्छेद हमारे संविधान में
दिए गए हैं। तो हमें कैसे पहचानना है? अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा राज्य, क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा? राज्य। राज्य की बात करेगा, जैसे राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, उसके संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। अगर राज्य से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका हो जाएगा आंसर इसका अनुच्छेद 48 का आर्टिकल 48 ए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नागरिक, नागरिक के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा कि बताइए ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कौन सा है पर्यावरण से संबंधित, तो आपको इसका आंसर देना है आर्टिकल 51 ए, अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51 ए। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर नागरिक के हिसाब से पूछेगा तो आपको वो दे, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा तो फिर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो 48 का मिलेगा या फिर आपको मिलेगा 51 ए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि नागरिक से पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है, और अगर राज्य के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है। बहुत कंफ्यूजन में कभी कभी हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उसके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी आपको मैंने पर्यावरण की परिभाषा में आपको बताया था, बिल्कुल यही कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ठीक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आएंगे हम ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो घेरे हुए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। तो ये भी आपको मैंने बताया कि भौतिक, जैविक और अजैविक, ठीक है, और सांस्कृतिक, ठीक है सारे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैव पर्यावरण का निर्माण करते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया। जैव मतलब जीवित, जो सांस लेता है। सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, जंतु सांस लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण प्रतिफल है ऑप्शन ए जैविक तत्व का, ऑप्शन बी भौतिक तत्व का, ऑप्शन सी अजैविक तत्व का, और ऑप्शन डी है इन सभी का। तो आपको मैंने बता दिया जैविक तत्व भी होते हैं, भौतिक तत्व भी होते हैं और अजैविक तत्व भी होते हैं। तो पर्यावरण में हमारे तीनों घटक शामिल हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कभी कभी हमें खाली जैविक और अजैविक कह देगा, ठीक है, और कभी कभी भौतिक भी दे देगा। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि भौतिक तत्व को कहीं कहीं पर हम अजैविक तत्व भी कहते हैं। भौतिक तत्व और अजैविक तत्व को कहीं कहीं पर हम एक में काउंट कर लेते हैं। तो जैविक, अजैविक, भौतिक, ये सारे ही इसके पर्यावरण के घटक हैं, प्रतिफल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर आया, पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित है। पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अजैविक अर्थात जो सांस नहीं लेता, निर्जीव। जल सांस लेता है, नहीं लेता। मृदा सांस लेती है, नहीं लेती। वायु सांस लेती है क्या? नहीं लेती। अर्थात ये सारे क्या है? अजैविक घटक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को उपलब्ध कराता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को उपलब्ध कराता है?
तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे देखो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है क्या है, 51 का, 40 का और 52 का। ठीक है, तो का मतलब ए है ना, का अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, जो आपको मैंने आपको समझा दिया। कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समूह तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। ऑप्शन सी चीजें जो हमें घेरती हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिभाषा पर्यावरण की जब मैंने अभी इसी वीडियो में समझाई, तो आपको मैंने बताया चीजें जो हमें घेरती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? पर्यावरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 अभी पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण रोल रहने लगा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए जैविक तथा जैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी पौधे तथा जंतु। ऑप्शन नंबर सी उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक। ऑप्शन नंबर डी उत्पादक व उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, अच्छा उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, ये सारे देखो बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, हमेशा याद रखना बेस्ट ऑप्शन। उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक ये हमारे ऑप्शन ए के अंदर ही आ जाएंगे, जैविक तथा जैविक पदार्थ के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैविक और अजैविक मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया है। तो जैविक कौन से घटक होते हैं वो आपको पता है कि जैविक सांस लेते हैं, अजैविक जो सांस नहीं लेते। ठीक है, अजैविक अर्थात भौतिक भी होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और ये भी यूपी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अच्छा नहीं है पूछा है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं है। ठीक है, और नहीं है क्वेश्चन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सी गैस है या कौन सी नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो बहुत ध्यान से आप इसे लिखना चाहे तो लिख लें और बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या कहते हैं? CFC। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हो गई? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा ये हो गए हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन अब हमारे माइंड में क्लिक किया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो आप, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो सुनो, पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूरज की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं। पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूरज की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं तथा पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती हैं, जिस कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी प्रभाव को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और
मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा वो होती है ऑप्शन नंबर बी 78.09%। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन में हमेशा गलत होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगेंगे आपको क्योंकि बहुत ज्यादा नियरेस्ट है एक दूसरे के। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से क्या तात्पर्य है? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से क्या तात्पर्य है? तो आर यहां पे ये कैपिटल आर जो लिख रहा है इसका क्या तात्पर्य है? तो सुनिए, 3 आर का मतलब, पहले आर का मतलब है रिड्यूस। इंग्लिश में इस क्वेश्चन के आंसर को लर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, 3 आर में पहले आर का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का मीन्स होता है कम उपयोग। रिड्यूस का हिंदी मतलब क्या होगा? कम उपयोग। दूसरे आर का मतलब है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण। तीसरे आर का मतलब है रीयूज। तीसरे आर का मतलब है रीयूज, हिंदी में से कहेंगे पुनः उपयोग। तो तीनों आर का मतलब आपको समझ में आ गया। पहले आर का मतलब रिड्यूस, कम उपयोग, रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रीयूज, पुनः उपयोग। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं। देखिए, कम उपयोग ठीक है, पुनः चक्रण ठीक है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है, पुनर्निर्माण क्योंकि हम क्या, कोई पर्यावरण के जो घटक है या पर्यावरण की जो भी अपशिष्ट है, क्या हम उसको निर्माण पुनः दोबारा थोड़ी करेंगे? तो पुनर्निर्माण वाले जो दोनों ऑप्शन है क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो ए और बी तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अच्छा, सी में हमारा क्या है? सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इंग्लिश में क्या होगा? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण और रीयूज मतलब पुनः उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो चला के देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं यही कहूंगा कि आप इस पर स्टार लगा लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपको देखने में लगेंगे कि हाँ चारों ऑप्शन ठीक है, बट इसका देखो, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष मित्र। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लें और ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वृक्ष मित्र। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, वृक्ष मित्र, डी फॉर दिल्ली। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स पता है, काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है? असम में है और वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन मैं इसके साथ साथ अन्य जो ऑप्शन है वो भी आपको मैं बताता हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो ऑप्शन ए है बांदीपुर। अच्छा, ये क्वेश्चन है बांदीपुर, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य वो कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में। अच्छा, वो किस चीज के लिए फेमस है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे बांदीपुर कर्नाटक में है और फेमस है एशियन हाथी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गिर जंगल। गिर जंगल कहां पर है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गिर जंगल है गुजरात में। और किस चीज की, किसके लिए फेमस है? ये जंगली गधे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए फेमस है। काना किसली कहां पर है? काना किसली है मध्य प्रदेश में। और ये बाघ और बारासिंगा के लिए फेमस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लखनऊ समझौता 1916 किसके मध्य में हुआ? लखनऊ समझौता हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता 1916 किसके मध्य में हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नरम दल व गरम दल के मध्य।
अच्छा, समझौता हुआ तो इसका मतलब ये लखनऊ जो समझौता है ये क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन है। क्या है ये? कांग्रेस का अधिवेशन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको बहुत ही याद रखना है हमेशा। क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन ये है कि लखनऊ समझौते में ही बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ समझौते में ही यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन से हमें कितनी जानकारी मिल गई? एक तो ये लखनऊ समझौता किस सन में हुआ, तो आपको बताना है क्वेश्चन 1916। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916। ठीक है, कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में यह नारा दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब लखनऊ समझौता हुआ, मतलब यहां पे गरम दल व नरम दल एक हुए, तो अलग किस अधिवेशन में हुए होंगे? अलग भी तो होंगे, तभी तो इसमें एक हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम्स में हमेशा मैंने देखा है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, कभी रीट में, कभी छत्तीसगढ़ टेट, तो ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट होता रहता है। सुनिए, तो नरम दल व गरम दल जो अलग हुए थे वो हुए थे 1907 में, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि कहां पर हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा था कि सूरत अधिवेशन किस सन में हुआ, तो आपको बताना है 1907 में। किस नदी के किनारे हुआ? आपको बताना है ताप्ती नदी के किनारे हुआ। अच्छा, इसमें नरम दल गरम दल एक अलग हो कैसे गए? नरम दल और गरम दल अलग क्यों? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, सुन लेना। इसमें क्या था, तिलक जो थे वो लाला राजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और बिपिन चंद्र पाल जो है वो तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते। तिलक लाला राजपत राय को तथा बिपिन चंद्र पाल तिलक को, तिलक लाला राजपत राय को तथा बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किंतु भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नरौजी को अध्यक्ष घोषित कर दिया। किंतु भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नरौजी को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस कारण नरम दल और गरम दल अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता हैं। ठीक है, और इस अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और माइंड में क्लिक किया होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके समय में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था बंबई में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश बनर्जी ने। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां है? यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में, गिर। और उसका नाम क्या है? गिर, गिर अभ्यारण्य। ठीक है, गिर जंगल कहां पर है? गुजरात में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन, देखो यूपी टेट 2021 में आया हुआ है इसी बार में। ठीक है, और इस पे ये एक बार आया था सन 2017 में। तब भी इस क्वेश्चन के दो आंसर आयोग ने माने थे। एक तो माना था मांसाहारी और एक माना था जीवाणु। एक माना था मांसाहारी और एक माना था मांसाहारी और जीवाणु। अच्छा, आपको पता है उत्पादक होता है, एक होता है उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। ये वेरी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पता होगा। उत्पादक कौन से होते हैं? हरे, है ना, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। ठीक है, उनको खाने वाले प्रथम, उनको भी खाने वाले द्वितीय और उनको भी खाने वाले
तृतीय। और उसके बाद होते हैं हमारे अपघटक, जो उनको खाते हैं, जो सबको खाते हैं वो उनको खाते हैं, उनके मतलब कि जो मर जाते हैं जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे, उनका अपशिष्ट जो होता है वो उसे खा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों क्वेश्चन इसका ध्यान रखना कि एक तो है मांसाहारी और एक है जीवाणु। आयोग ने दोनों ही माने हैं। अच्छा, उपभोक्ता की बात कर रहा है, जीवाणु अपघटक भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जीवाणु भी इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, आयोग ने माना है तो ये भी हमारा आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। अच्छा, वायुमंडल के कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर। टोटल कितने स्तर होते हैं वायुमंडल के, 5 स्तर, मतलब 5 परत होती है वायुमंडल की। अच्छा, इनको याद करने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बहुत ध्यान से समझना और उस ट्रिक को लिख लेना, तब जाके वो ट्रिक आपको समझ में आएगी। और एक बार आप उसे याद कर लेंगे, छोटी सी ट्रिक है, तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन में कि पहली परत कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये गारंटी है कि अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। वायुमंडल की कितनी परत होती है, 5। तो ट्रिक है, शोभा ने समता को कहा मध्य से आयन को बाहर निकाले। शोभा ने समता को कहा मध्य से आयन को बाहर निकाले। तो सबसे पहले शोभा, शोभा मतलब क्षोभ, क्षोभ जैसे शोभा, शोभा बोल के देखोगे तो क्षोभ शोभा एक जैसा लगेगा। तो क्षोभ, शोभा से क्या हो जाएगा, क्षोभ, क्षोभ मंडल। पहली परत कौन सी होगी, सबसे निचली परत कौन सी हो गई, क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नजदीकी परत कौन सी होगी, क्षोभ मंडल। फिर मैंने बोला शोभा ने समता को, समता, समता मतलब समताप मंडल, समता मतलब समताप मंडल। फिर मैंने क्या बोला, समता को कहा मध्य से, मध्य, तो तीसरी वाली परत क्या हो जाएगी, मध्य मंडल। तीसरी वाली परत का नाम क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। मध्य से आयन को बाहर निकाले, आयन, चौथी परत कौन सी हो जाएगी, आयन मंडल, आयन से मतलब चौथी परत आयन मंडल। और पांचवी और लास्ट परत कौन सी हो जाएगी, बाहर, बाहर का मतलब है बहिर्मंडल, बाहर से हो जाएगा बहिर्मंडल। तो हमारी ये पांचों परत हो गई, और आपको इनका क्रम भी बिल्कुल याद रहेगा। जब इस ट्रिक को आपको याद कर लेंगे तो आपको ये क्रम भी हमेशा याद रहेगा कि कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक बात और बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, इस क्वेश्चन को ये हिंदी में नहीं देता। ज्यादातर मैंने इस क्वेश्चन को देखा है कि ये इंग्लिश में देता है। जो परतों के नाम मैंने अभी आपको हिंदी में बोले हैं वो आपको इंग्लिश में बताएगा। अब इंग्लिश में बताएगा तो आपको इसका इंग्लिश में लर्न करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मीसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मीसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही लर्न करना है कि जो डेट और सन भी आपको इसकी लर्न रखनी है। ठीक है, डेट भी और सन भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2002। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।